आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल एंड गॉस लॉ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही समझने की कोशिश करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन गॉस लॉ से है। ठीक। और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग सबसे पहले फ्लक्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी हुई है वो है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो वो ई डॉट ए हो जाता है। ई डॉट ए हो जाता है। एरिया वेक्टर पहले, एरिया भी समझने के लिए पहले हम लोग एरिया वेक्टर पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कोई हम लोग ने बॉक्स ले लिया हम लोग ने, तो अब ये एरिया है। ये जैसे हम लोग ने बॉक्स ले लिया, तो ये दिखाई तो अच्छा, हाँ ठीक है। ये सब हमने बॉक्स ले लिया, तो ये वाला एरिया है, इसका वेक्टर इधर है। और तो इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर इधर हुआ, और इसका एरिया वेक्टर जो है, इस साइड का एरिया वेक्टर इस साइड में हुआ, इस साइड का एरिया वेक्टर इस साइड में हुआ, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में हुआ, और इसका एरिया वेक्टर जो नीचे वाला पोर्शन है, उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हुआ, और जो ये वाला पोर्शन है, जो मेरी तरफ पोर्शन है, इसका एरिया वेक्टर बोर्ड की तरफ हुआ। क्लियर? ये हुआ एरिया वेक्टर। एरिया के जो चीज परपेंडिकुलर होती है उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया कैसी भी हो सकता है, अभी हम लोग ये क्यूबॉइड हम लोग ने इस्तेमाल किया है, स्फीयर की भी एरिया होगी। ठीक। तो स्फीयर का जो एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग द रेडियस होगा। बाहर की तरफ अगर आउटर सरफेस ले रहे हैं कि वही उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उस एरिया के ऊपर जो चीज परपेंडिकुलर उसको हम लोग लेते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस में जो चीज परपेंडिकुलर होती है वो बेसिकली नॉर्मल होती है। टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब अच्छा, ये हो गया आपका एरिया, ये होगा आपका एरिया वेक्टर हो गया। एक आप इमेजिन करिए कि पानी निकल रहा है। ठीक है, वो चाहे नल से निकल रहा है या ट्यूबवेल से निकल रहा है, तो मोटी धार एक ले लीजिए कि वहां पे ट्यूबवेल से इतनी मोटी धार से पानी निकल रहा है, या अगर नल से भी निकल रहा है तो आपको कोई चीज छोटी लेनी पड़े, पानी निकल रहा है, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक, नल से। अब हमने बीच में हमने कोई एरिया ले ली, हमने कोई चूड़ी ले लीजिए, कोई कड़ा ले लीजिए, अंगूठी ले लीजिए, उसको आपने इस शेप पे रखा, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और आपने शेप आपने ये रखी हुई है। तो इसमें से कोई है, कोई सर्कुलर चीज है कोई? हाँ, कोई सर्कुलर चीज तो बाहर है उसमें से। जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और हमने अब ये हम लोगों ने कोई एक सर्कुलर चीज ले लिया, अब इसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, इसमें से पानी हम लोग का निकल रहा है, ये एक सर्कुलर चीज है, इसमें से हम लोग का पानी यहाँ से निकल रहा है। और इसका एरिया वेक्टर हम लोग का उधर हुआ, और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हुआ। जहां तक बात पूरी क्लियर आप लोगों को? अब जो पानी निकल रहा है, हाँ अस्तित्व ध्यान दीजिए, हाँ, यही गौसला में यही चीज बाद में भी काम आपके आएगी। तो जो जो अब ये जो पूरा ये जो निकल रहा है, जो पानी आ रहा है, जो ये पोजीशन है, ये पानी का डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जब इस डायरेक्शन में है, जब दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो मैक्सिमम पानी निकल रहा है। धीरे धीरे करते हुए इसको हम लोगों ने रोटेट करना शुरू करा, और जब इस पोजीशन पे है, तो अब जो पानी इसमें से निकलने वाला पानी जीरो हो गया है। और ध्यान से देखिए, अब की बार एरिया वेक्टर इधर या इधर है। पानी का वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर इधर है या इधर है, तो इसका मतलब कि जो एरिया वेक्टर और जो पानी का जो डायरेक्शन है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री पे चीज जीरो है, और 0 डिग्री पर चीज मैक्सिमम है। तो 0 डिग्री पर अगर चीज मैक्सिमम है, और 90 डिग्री पे चीज अगर मिनिमम है या जीरो है, 90 डिग्री पे जीरो, मिनिमम भी नहीं, जीरो है, it means that it means that the things involve the factor of cos theta. तो ये cos theta का फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व। क्लियर?
अब जो पानी जो गिर रहा था उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए, और एरिया आपको मालूम ही हो गया, एरिया वेक्टर। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया का जो भी स्केलर प्रोडक्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्लियर? यहाँ तो बस समझ में आ गई, और कुछ नहीं है फ्लक्स में। हम लोग जब गॉस लॉ हम लोग करेंगे तो फिर से उस समय फ्लक्स की हम लोग की बात आएगी। और बीच में एनसीईआरटी में भी इसी उसमें दिया हुआ है, बीच में डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक काम भर की बात हम लोग इस पर कर ही चुके हैं, वो शायद हेडिंग से। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल है, डाई मीन्स टू, और एक बीच में दूरी है। इधर हमने प्लस क्यू लिया, इधर माइनस क्यू लिया। डाइपोल हमको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हम अचंभित रहते हैं डाइपोल से। और आपके जीवन में पूरे चैप्टर के डाइपोल ही आगे पूरा हमेशा काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, इवन है तो न्यूट्रल, ये भी है तो न्यूट्रल, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन वो भी पोलर होता है, H2O भी पोलर होता है। ठीक, तो ये दो चार्जेस है, एक है प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और वो, ठीक है। और H2O भी पोलर भी, H2O होता है, NH3 होता है, इस तरह के जितने भी आप लोग के पूरे केमिस्ट्री में मिलेंगे, कुल मिलाकर के जीरो है। बीच की दूरी को हम लोग 2L ले लेते हैं, या 2A ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ट्वाइस ले लेंगे, तो ये बीच का पॉइंट हो गया। ठीक, ये दोनों मिल करके जिस जो वास्तव में टोटल कंप्लीट जीरो है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक चीज है ये, और बहुत पास पास है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को निकालने के लिए रहती है। और एक बार हम लोग ने इस तरफ निकाल लेंगे, एक बार हम उसके परपेंडिकुलर साइड में निकाल लेंगे। पहले हम लोग इधर निकालें, मान लें कि ये वाली दूरी यहाँ से हम लोग को निकालनी है, तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग की हो गई R। क्लियर? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस हो गई हम लोग की R-A, और ये वाली डिस्टेंस हो गई R+A। ये प्लस क्यू जो है वो R+A पे है, और माइनस क्यू जो R-A पे। याद रखिएगा कि माइनस क्यू की तरफ ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, क्योंकि अभी उधर देखेंगे तो अदरवाइज डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रखा हम लोग ने एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम लोगों का डेल्टा डेल्टा क्यू चार्ज होता है, जो टेंस टू जीरो होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर लगेगी? वो आपकी इस तरफ लगेगी। और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो आपकी इस तरफ लगेगी। तो दोनों फील्ड का जो डिफरेंस आएगा वही यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इधर वाली फील्ड हम लोग की ज्यादा लगेगी, इधर वाली फील्ड हम लोग की कम लगेगी। इधर वाली फील्ड हम लोग की ज्यादा लगेगी टुवर्ड्स द डाइपोल, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। और और माइनस क्यू और इसके बीच की, पॉइंट पी की, और प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस माइनस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा, इसलिए वहां पे फील्ड कम हो जाएगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। ठीक है ना? तो इस वाली फील्ड में से ये वाली फील्ड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया है, ऐसा नहीं होता है, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इनफैक्ट वास्तव में तो ये पिकोमीटर में होती है, 10⁻⁻12 की रेंज में जाता है मामला। और लेकिन ये कुछ और भी जगहों पे हम लोग जो न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे, वहां पे हम लोग माइक्रोमीटर में हम लोग बात करेंगे, 10⁻⁻6, या नैनोमीटर में हम लोग बात करेंगे, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, इस तरीके की तीन चीजें हम लोगों को अक्सर मिलती रहेंगी। और जो ये वाली दूरी होगी वो हम लोग की सेंटीमीटर में होगी।
10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्लियर? इसलिए हम लोग जब करेंगे तो बेसिकली पूरा खेल अप्रोक्सीमेशन का रहेगा। इसको अब हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब रफ कर देते हैं। देखिए हम लोग खत्म कर देते हैं, इसको हम लोग अभी हम लोग खत्म कर देते हैं टाइम पे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो E1, वो हम लोग कितनी होगी, 1/4πε0, इस माइनस क्यू की वजह से, इंटू Q/R - A का स्क्वायर। यही तो डिस्टेंस आ रहा है से। और उसी तरीके से E2 हो जाएगी हम लोग की 1/4πε0 Q/R + A का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, हम लोगों ने E1 - E2 हम लोग को करना है, तो हम लोगों ने ये किया E1 - E2। E1 बड़ा अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो जो फील्ड है हम लोग की इस तरफ लग रही है, तो E1 - E2 किया, हम लोग के सामने सारे फिगर्स हैं, तो ये हम लोगों का कुछ चीजें कॉमन हो गई। 1/4πε0, Q कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आ गया आपका 1/R - A का स्क्वायर माइनस 1/R + A का स्क्वायर। साफ दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, ये अब हम लोग यहाँ से हम लोग अब हटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है? इसको तो पूरा क्लियर ही है। ये वाली डिस्टेंस हम लोग की R है, ठीक है। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, तो फाइनली E बराबर हम लोग को आ गया था E1 - E2, E इज इक्वल टू Q/4πε0। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे कैसे? R + A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर, और R + A इंटू R - A का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो R² - A² का होल स्क्वायर। क्लियर? A + B इंटू A - B इक्वल टू A² - B², और ये पूरे का स्क्वायर था। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात किया था कि A जो है बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, A² तो और भी छोटा हो गया, खास करके अगर यहाँ पे अगर हम लोगों को माइनस करना है, लगभग 10⁻³ या 4 या 5 6 ऐसे कुछ अंतर है, तो उसका स्क्वायर तो 10⁸ का लगभग वैल्यू आ रही है। 0.0007 बार जीरो रख के कुछ नंबर निकला, उसको जोड़ने घटाने का मतलब तो है नहीं, तो उसको हम लोग इग्नोर कर दें। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग A² हम लोग इग्नोर कर देंगे, और नीचे हम लोग का बच जाएगा R⁴। ठीक, तो कितना हो गया Q/4πε0, और नीचे बच गया R⁴। अब R + A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर, R² + A² + ट्वाइस R माइनस R² - A² माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस R। R² A² कट जाएगा, 2RA दो बार ऐड हो जाएगा, इसका प्लस आ ही रहा था, इसमें माइनस आ रहा था, इस माइनस से वो भी प्लस हो गया, तो ऊपर क्या हम लोग आ गया 4RA। ठीक, ये R कट गया, और R² से कट के अब नीचे आ गया R³ आ गया। ठीक, तो अब Q इंटू 4A है,
और हाँ, और P बराबर आपका होता है, हम लोगों ने इसके पहले वाला जो हम लोगों ने क्लास लिया था उससे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। जो जो ये P बराबर कितना हम लोग का होगा, Q × 2a, चार्ज इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी 2a ली है ना हम लोग ने, ये इसी को हम ये हम लोग का P हो। P को क्या बोलते हैं, डाइपोल P को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो अब आपका टोटल फील्ड कितनी ई आपकी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई इसमें Q × 2 हम लोग आ गए हैं, यही हम लोग का डाइपोल मोमेंट हो गया। तो 2p/r⁵। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट जो थी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही आपकी रहेगी न्यूटन पर कूलम। ये जो R³ से आप परेशान मत होइए, जो यहाँ पे मीटर क्यूब नहीं है, क्योंकि 1 मीटर ए वाला यहाँ पे लगा, ठीक है ना, वो वाला मीटर स्क्वायर कैसे करके मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, अब आइए हम लोग अब परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। फिंगर बड़ा होगा। ये हम लोग का था +Q, ये है -Q, ये है 2a, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ कहीं से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे टेस्ला रखा हुआ है, +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हम लोग की लगेगी इस तरह, फिर -Q की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग की लगेगी वो हम लोग की लगेगी इस तरह। ठीक, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच दें हम लोग, तो ये एंगल भी हम लोग का थीटा हो गया। ठीक, तो ये भी ई है, इधर भी ई है। ठीक, इस लाइन इस तरफ फैक्टर कितना होगा, ई कॉस थीटा। तो इधर क्या फैक्टर हुआ, ई साइन थीटा। ये दोनों फील्ड बराबर है, क्योंकि हमने बीचों बीच से लिया, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बीचों बीच में है। ये वाली डिस्टेंस कॉमन है, ये भी डिस्टेंस कॉमन है, तो ये वाली डिस्टेंस में से कॉमन होगी आइसोसेलेस से। ठीक है, ये वाली चीज कॉमन है, ये बीचों बीच में है, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो ये और ये भी बराबर होगी, दोनों लेंथ भी बराबर हो। ठीक, इस वाली दूरी को हमने मान लिया है डी मान लिया, तो ये वाली दूरी हम लोग की कितनी हम लोग की होगी, ये होगी √d² प्लस ये की दूरी कितनी ए है, +a²। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब इस वाली जो ये वाली -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसके भी दो फैक्टर होंगे, एक इधर हो और एक फैक्टर हम लोग का इधर होगा। तो इधर का फैक्टर ई साइन थीटा और इधर का फैक्टर ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों फैक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल जाएगी, 2e cos थीटा। यहाँ तो बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इस साइड में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इस साइड में। इस वाली फील्ड की हमने दो फैक्टर किए, इधर किए इधर किया,
ये वाली चीज ई कॉस थीटा है, ये वाली चीज ई साइन थीटा है। इसमें भी किया तो इधर ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा। ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो गया बिकॉज द थीटा इज सेम फॉर बोथ। ठीक, और ई भी बराबर, क्योंकि ई कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई जो उनके बीच की डिस्टेंस है। बीच की डिस्टेंस कितनी है √d² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो √ क्या हो जाएगा, यही कोलेक्टिव फील्ड है। अच्छा, तो 2e cos थीटा, तो 2 × e, और cos थीटा कितना है, हाँ cos थीटा कितना है a/√d² प्लस a²। cos थीटा यही तो है, a है ना, हाँ, a। ठीक, इसका ये थीटा तो ये भी थीटा है। और उसी तरीके से ये फिर हम लोगों का जो इधर के साइड में जो ये वाला एंगल, ये भी हम लोग का थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया अपना लाइन्स। तो हम लोग इसका cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ही हम लोग का cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। तो अब ये वैल्यू हम लोग की आ गई, कितनी आ गई 2qa 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये 2qa हो गए, और ये d² प्लस a² का टू द पावर 3/2। एक, दो इसका एक इसका, क्लियर, ये 3/2 आ गया, ये अंडर रूट का, ठीक है ना, 3/2 में मतलब कि एक पूरा और एक का अंडर रूट। तो ये इसका ये अंडर रूट हम लोग इसमें कर दिया, तो अंडर रूट ही लिखा हम लोगों ने। तो 2 + 1 = 3 हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं, टू द पावर 1/। और ए जो है वो डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो a² और छोटा हो गया, तो उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया तो हम लोग का वो कट गया। तो अब कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डाइपोल मोमेंट P अपॉन d³ ये d² हुआ ना, तो d² इंटू 3/2 में 2 कट गई, क्लियर। तो अब की बार जो फील्ड निकली, ये हम लोग की, जो हम लोग ने एक्सिस पे जो फील्ड निकाली थी उसकी आधी है, या वहां पे हम लोगों की फील्ड इसकी दुगनी होती है, क्लियर। ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं जेई और नीट्स में सीधे, एक पे दिया हुआ है, दूसरी पे पूछ लिया हुआ है, जो 10 सेकंड के होते हैं। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी तो हमने पूरा किया हम लोग, ये हम लोग कर ही चुके हम लोग। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल यदि आप लोग समझ बाकी, तो ये दोनों मिल करके एज ए यूनिट काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिल करके दिखा दे रहे हैं, जबकि कुल मिला के न्यूट्रल, कुल मिला के न्यूट्रल है। और ये आप जब केमिस्ट्री में पूरे आप लोगों की पूरी केमिकल मॉडलिंग, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके इसी पे आके बेस हो जाती है, वहां पे आपको पूरा, आपको हमेशा हर समय मिलता है। तो वही इसका फिनिश, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो दो होने के बाद, न्यूट्रल होने के बाद भी अगर बीच में अगर डिस्टेंस अगर बनी हुई है थोड़ी सी, तो वो एज ए सिंगल चार्ज वो बिहेव कर रहा है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, अब वो डाइपोल लेकर के आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में चले जाए, ठीक है, तो ये ई लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ई इधर लगा हुआ है, तो माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस तरफ लग रहा है, प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जो है अभी हम लोगों ने किया था हम लोगों ने, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अच्छा, अगर फील्ड कांस्टेंट है, समझिएगा, अगर फील्ड कांस्टेंट है तो दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है। अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे फील्ड कम है, तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो E इंटू क्यू है, E1 इंटू क्यू है, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो E2 इंटू क्यू है। तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। तो अगर 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 E1 E2 बराबर है तो मामला जीरो हो गया। बट इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि Q तो सेम है, तो आपका इस तरफ लगेगा। ठीक है, फिर वही बात। ठीक, आपकी बात प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू दिस साइड में, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इक्वल टू दिस साइड। फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इक्वल टू दिस साइड में। तो फील्ड अगर इधर इंक्रीज हो रही है तो फोल्ड उल्टी साइड क्यों हो जाएगा? पैरेलल टू पी इज, हाँ, फोर्स उल्टी साइड हो जाएगा अगर इधर प्लस क्यू है तो। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक। अगर यहाँ पे अगर फोर्स है, रिलेटिव फोर्स है, तो ये अगर इस वाले केस में देखते हैं तो एक ये वाला फोर्स लग रहा है और एक ये वाला फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि माइनस माइनस क्यू है, वहां पे माइनस क्यू पे फील्ड ज्यादा है, क्योंकि माइनस क्यू पे फील्ड हम लोग का ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। और वो इस तरफ लग रहा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, ये वाला फोर्स छोटा हो गया, तो फाइनली फोर्स इस तरफ। ठीक, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ एक्सपोजिट दो, वो रखे हुए दो पोल, पिछली बार आप लोगों ने मास के हिसाब से पढ़ा था। यहाँ पे दो पोल है, दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है क्यूई, और एक फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है। अगर कोई भी चीज है, एक फोर्स अगर ऊपर लगेगा एक फोर्स नीचे लगेगा, तो चीज ऐसे करके घूमने लगेगी। ठीक, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो तो ऐसे करके चीज घूमने लगेगी। ठीक, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितने का? पिछले पहले क्या होता था आप लोगों का 11th में? क्या था टॉर्क? आर क्रॉस एफ था। हम्म, तो यहाँ पे अब ना आर है ना एफ है आपके पास। नहीं, एफ तो है आपके पास, क्यू इंटू ई है, क्यू इंटू ई है एफ, और आर उन दोनों के बीच की दूरी होती थी, तो वो दूरी आपकी कितनी हो गई? 2a हो गई। तो क्यू इंटू 2a क्या होता है? ये बेटा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे मतलब वेक्टर प्रोडक्ट सारी आप लोग बात मान लो कि कैसे निकालते हैं सब। क्लियर? याद रखिएगा इसमें एक का ही इंपॉर्टेंट है, क्यू तो स्केलर है, ए इज अ वेक्टर, डिस्टेंस है ना। ये ये बात क्लियर? हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके ऊपर दो चार न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा आप लोग को फंडे क्लियर बना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वो कॉन्टिन्यूस है, कोई भी चार्ज जो है किसी चीज पे फैला हुआ है तो उससे हम लोग चार्ज उससे हम लोग उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि क्यू चार्ज है, ठीक, और वो पूरी एक लंबाई है इसके ऊपर वो फैला, तो यूनिट लेंथ पे कितना, ठीक, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, ठीक। तो अगर क्यू है तो एक पे कितना होगा, क्यू बाई मीटर में ही ले, एम के सिस्टम, तो ये हम लोगों का आ जाएगा, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, ये क्यू बाई एल, ठीक। चार्ज एरिया पे, पूरी एरिया पर, तो हम लोग यूनिट एरिया ले लेंगे, उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, वो क्यू अपॉन ए होगी, ठीक, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ? सिग्मा से, ठीक। एरिया जैसी भी होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलाम अपॉन मीटर। एक मीटर में कितना चार्ज है, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, इसी तरीके से हम लोग पूरे वॉल्यूम में चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू अपॉन वी से, सिग्मा, रो हो गया, इसको हम लोग रो से करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, कूलाम मीटर क्यूब हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो एक्स, एक्स लंबाई पे कितना चार्ज होगा, इंटू एक्स कर देंगे, तो लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा चार्ज, एक्स लंबाई, ठीक। ये सिग्मा इंटू जो भी एरिया हम लोग की ए वन कर देंगे, तो ए वन एरिया पे कितना चार्ज है वो मालूम चल जाएगा। गॉस लॉ, गॉस लॉ के बारे में आप लोग से थोड़ी बहुत हमारी बात क्लास टेंथ में हुई थी, क्लास टेंथ में हम लोग जब आप लोग से बात कर रहे थे, एपी में सम ऑफ एपी उन्होंने निकाला था गॉस लॉ में, जब वो क्लास वन टू थ्री में रहे हो, जो एक से 100 जोड़ना था, मैथ्स या फिजिक्स या चीजें, इसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और दिमाग का इस्तेमाल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल क्या बोले हम, स्टीफन हॉकिंस आपका नाम क्यों नहीं सुना होगा, ही वाज द ग्रेटेस्ट physicist who has ever lived, और हम लोग भी, हम लोग तो खैर काफी लकी रहे क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हम लोग उसी समय धरती पर रहे जबकि स्टीफन हॉकिंग साहब भी थे, लेकिन आप लोग का जन्म भी उस टाइम पर हो गया था, और आप लोग लगभग फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, आप लोग भी तब सिक्स में आप लोग आ गए होंगे जब उनकी डेथ हुई, जब वो इस दुनिया से गए हैं, तो उतना पीरियड आपने के साथ टाइम है, ठीक, उसी समय आप लोग का मतलब उसी टाइम में, तो एक बार वो इंडिया आए थे, तो दिल्ली में कॉलेज है सेंट स्टीफेंस, हमारी समझ से वो सबसे अच्छा कॉलेजेस में से इट्स उसका वो एकदम अनपैरेलल्ड है, और अब तो खैर तब भी लोग ग्रेजुएशन करने बाहर जाने लगे हैं, और ये यूएस और ऑक्सफोर्ड बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये आए थे, तो उस टाइम तो ज्यादातर स्टूडेंट इंडिया में ही रुकते, तो इस टीम से ज्वाइन किया करते थे जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, वहां पे वो बेसिकली ह्यूमैनिटीज के लिए, साइंस भी है वहां पे, अच्छा, तो स्टीफन साहब से लोगों ने कहा कि उनके जितना बड़ा फिजिसिस्ट बनने के लिए कितना दिमाग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि
साहब हम बाकी तो नहीं जानते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग होंगे जो उनके शब्द थे स्टीफेंस कॉलेज में। उन्होंने कहा था लेकिन मेरे जितना बड़ा फिजिसिस्ट बनने के लिए एक एवरेज दिमाग का आदमी जो मेहनत करने को तैयार हो और जो फोकस्ड हो, उसका ध्यान अगर फिजिक्स की तरफ है और पूरी तरीके से अगर फिजिक्स की तरफ वो डिवोटेड है तो वो मेरे जितना बड़ा बन सकता है, मैं भी एक एवरेज दिमाग का आदमी। ये उनका कहना है स्टीफन साहब का। ठीक है, तो आप लोग को फोकस होना है, ज्यादा मेहनत करनी है, तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ उधर ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो जिधर ध्यान रहेगा उधर ही चीजें आगे बढ़ेगी। क्लियर? मुझे कुछ वो बड़ी बात नहीं है। गॉस साहब ही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले स्फेरिकल ज्योमेट्री की शुरुआत की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो मोर देन 180 डिग्री होता है। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर नहीं आप लोग से अगर समझ में आता तो आप उसमें जो जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन है वो लोग कमेंट में पूछ लेंगे, और जो लोग मौजूद हैं वो लोग हमको थोड़ी देर में बता देंगे कि कैसे 180 से ज्यादा होता है किसी भी ट्रायंगल का सम। जी हाँ, आपने तो किया हुआ है इसलिए आपको बता ही देंगे कि तुरंत 1 मिनट बता देंगे। इस तरीके से तमाम ट्रायंगल्स है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ ये रेफरेंस क्लास 9 19 ऐसा ही इसमें दिया, मतलब दिया हुआ है एनसीईआरटी में एकदम अर्ली स्टार्टिंग में दिया। गॉस साहब ने वो एपी वाला भी निकाला था फॉर्मूला। ठीक है, फोकस है एस एन बराबर n/2 टू ए प्लस n-1 इंटू डी। मतलब बेसिकली उन्होंने तो जो उन्होंने निकाला था, उन्होंने जो उन्होंने निकाला था गॉस फॉर्म में, उन्होंने तो ये निकाला था n/2 ए प्लस है, और ट्रायंगल के सम का निकाला था कि जो है वो मोर देन 180 होती है। और तीसरा जो गॉस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो गॉस लॉ में है कि वो कहीं की भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाली जा सकती है, किसी भी शेप की बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है गॉस लॉ के हेल्प से। कोई भी बॉडी हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल लेंगे। वो आलू के ऊपर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है आलू की जैसी शेप में, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, उन्होंने दिया था कि फ्लक्स के बारे में आपके से बात हुई कितनी है, हमने आप लोग को याद करी, हम लोगों ने बताया था ये पानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एरिया थी, ई डॉट ए का कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को दिया था। फ्लक्स पे आप लोग से बातचीत हो चुकी है। इन्होंने कहा टोटल क्लोज्ड, ये इंटीग्रेशन का साइन मतलब कि टोटल फ्लक्स, ठीक, ई डॉट डी ए, जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक, कोई भी शेप है ना, हमने कैसे आलू भी लिया तो वो छोटी सी एरिया लिया और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, उस जो टोटल फ्लक्स हो रहा है वो इनक्लोज क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर। क्यू मींस इनक्लोज्ड चार्ज, क्यू मींस इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज चार्ज मतलब कि कोई एक चीज है उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। जी, इसका मतलब कोई एक ऐसी कोई एक सरफेस होना चाहिए जिसके अंदर चार्ज है। अब आपको नहीं भी दिया है तो भी हमको इमेजिन करना पड़ेगा, वही इमेजिनेशन को हमको गॉसियन सरफेस, क्लियर? होता नहीं है वो सरफेस, हम इमेजिन कर लेते हैं। तो जो लोग नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, तो उनके लिए इमेजिनेशन आसान होता है। कुछ कुछ इमेजिनेशन आपके एनसीईआरटी में इन्होंने कोर्स में दे दिए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट से हम लोग जब हम लोग करेंगे गॉस लॉ करेंगे, उन्होंने ये सब क्वेश्चन में दिया गॉस लॉ में, और ढेर सारे क्वेश्चंस।
और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही इजी हम लोग का हो जाता है। E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो अगर तो आप लोगों को मालूम ही है, कोई नई बात है नहीं इसमें, यही टोटल गॉस लॉ। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स बराबर ए एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए अंडर रूट एक्स है, ठीक, एक्स डायरेक्शन। ई एक्स बराबर दिया है, ई वाई और ई जेड जीरो है, और ये अल्फा दिया है, अल्फा रूट एक्स है, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और अल्फा बराबर जो है वो दिया है 800 न्यूटन पर कूलम अंडर रूट मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक। तो द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब फिर बेटा आराम से बैठो, ठीक, 10 मिनट को और वेट करो। तुम्हारा ही फंसा हुआ, फोन स्विच ऑफ कर दो। एक क्यूब है, ठीक, इसमें से फ्लक्स निकलना है। ई एक्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उस तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं। और हम लोग को ये भी मालूम है कि फ्लक्स में हम लोग ने ई डॉट ए लिया करते थे। तो अगर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी सरफेस, वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकलेगा। तो इसका मतलब कि ऊपर से और नीचे से जीरो निकलेगा, और इस साइड से और उस साइड से भी जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की इसी तरफ लगी हुई है। तो जिधर का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से सिंक्रोनाइज कर रहा होगा, सिर्फ उधर ही फ्लक्स लग मिल रहा होगा। तो इधर की तरफ अच्छा, ठीक, यहाँ के बात समझ में आ गई। अगर सेम ई होता तो टोटल फ्लक्स जीरो हो, जितना इधर से निकलता उतना उधर से निकलता, क्यों बात है। ई डॉट ए इधर होता, ई डॉट ए उधर होता, लेकिन ई वेरी कर रहा है। ई वेरी कैसे कर रहा है, वो अंडर रूट एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो हम लोग दोनों जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक, और ग्रेटर में से जो स्मॉलर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छा, ये वाली दूरी हम लोग की ये ए है, ये भी दूरी ए है, और ये 2a। तो ए दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अल्फा अंडर रूट ए। इसको हम लोग एन एल बोल देते हैं, मतलब ई वन बोल देते हैं, जो इस साइड में कितनी होगी, ई टू पे कितनी होगी, वो हो जाएगी अल्फा रूट 2a, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अल्फा रूट ए इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर क्यूब, अल्फा रूट ए, और ये हो जाएगा अल्फा रूट 2a इंटू ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा। दिखाई ही पड़ा यहाँ पे रूट, सारी चीजें कॉमन है, रूट 2 से ज्यादा है फैक्टर। तो ये कितना हो गया, अल्फा इंटू ए इंटू रूट 2 - 1, ठीक। हाँ, रूट ए बराबर वही रखने जा रहे हैं, 0.1। ए अंडर रूट में ही है ना, अभी देखते हैं हम लोग। ये यहाँ तो बात समझ आप लोग आगे। अच्छा,
अल्फा कितना है 800, ए कितना है 0.1 का स्क्वायर। और ये कितना है, ये 0.1 टू द पावर 1/2 और √2 - 1। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ सर क्या होगा 0.1 का स्क्वायर कितना होगा सर, 0.0 होगा। अच्छा तूने 0.0 बोला, 0.01 होगा। तो 800 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। हाँ अच्छा, तो ये इतना तो हम लोग का सॉल्व हो गया। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा कुछ, हाँ स्क्वायर रूट हाँ कितना होगा, 3.14 3.16 होता है। तो 3.16 की जगह हम लोग पाई इस्तेमाल हम करते हैं, कैलकुलेशन में आराम रहता है। √2 - एप्लीकेशन ऑफ गॉस, बेटा ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे। तो ये एक रॉड है जिसके ऊपर की चार्ज पूरा है और उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा, एक रॉड है लीनियर रॉड है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो हम लोग ने करा क्या कि हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने एक इमेजिन कर लिया कि इधर से यहाँ पे गॉसियन सरफेस हो, गॉसियन सरफेस मतलब हम लोग का ये रॉड है तो यहाँ पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे पूरा गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया, है नहीं कोई सरफेस, हमने इमेजिन कर लिया। तो ऊपर से और नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वहां से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं रही है, इधर से आ रही है। तो इधर से निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो गया, इधर से निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब जो भी निकलेगा ये सिर्फ सिलेंडर के कर्व्ड एरिया से निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक। और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो ई है, और यहाँ से सारी दूरी बराबर है तो हर जगह से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक। मतलब तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, प्लस ये एरिया, एरिया कितनी है, एरिया है 2πr × L, ये हम लोगों ने L लेंथ ले लिया, ये हम लोग का हो गया फिक्स। ये किसके बराबर है, गॉस लॉ क्या कहते हैं, Q/ε0। Q कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमने इमेजिन किया है तो कितना चार्ज है, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई पे जो चार्ज है वही है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा इंटू एल हो गया अपॉन एप्सिलॉन जीरो, Q/ε0। तो अच्छा एल एल कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आपका आ गया, लेमडा अपॉन 2π/ε0 आर। क्लियर। अब ये एक दूसरा सवाल है, ठीक। ये एक इनफाइनाइट प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज, और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हम लोगों की है सिग्मा है। तो ए एरिया पे जो चार्ज आएगा वो ए इंटू सिग्मा हो जाएगा। एक क्यूबॉइड हम लोगों ने इमेजिन किया, ऊपर से नीचे से और अगल बगल से जो भी पूरा निकल रहा है वो सब जीरो हो गया क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही नहीं रही है, सिर्फ एरिया है वहां से, एरिया वेक्टर उधर से निकल गया। अब इधर से और इधर से हम लोग को देखना है, ठीक, कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो वो जो जितना एक जगह से निकल रहा है हम लोगों का ई डॉट है, और उतना ही दूसरी तरफ से भी निकल रहा है, तो 2 × E डॉट ए होगा। ये हम लोग का किसके बराबर हो गया, जो चार्ज इनक्लोज हम लोग के ए सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन जीरो, गॉस थ्योरम से ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना आपका आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक। अब ये देखिए ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स,
ऑफ एक्स, ये जो दूरी इन्होंने जो दी हुई है, वो दूरी कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर जगह अगर इनफाइनाइट प्लेट अगर है, उसके ऊपर चार्ज दोनों तरफ से है, तो कुछ भी हो हर जगह पे सेम। ये एक बात और आपको जो देखनी थी, यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं, ये दोनों हम लोग का दोनों हम लोग ने ऐड किया है प्लस, क्योंकि ये स्केलर है। एक दूसरा सब एक ये क्वेश्चन है, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? दो आर दिया है, एक अंदर दिया है और एक बाहर। ठीक, तो बाहर वाले के लिए इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया? हाँ, आज इनक्लोज होना जरूरी है। अगर बाहर अगर हम लोग एक बड़ा सा स्फीयर बना ले, एक गॉसियन सरफेस हम लोग इमेजिन कर ले, तो उसके अंदर कितना चार्ज है टोटल? जीरो। एटम तो न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस है। वहां भी यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, कोई दिक्कत। अब आती है बात यहाँ पर, यहाँ पे जो हम लोग का है, ये इतना बड़ा हम लोग का बन रहा है, ठीक, और निगेटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस का चार्ज Ze, तो न्यूक्लियस पे तो चार्ज Ze है, और निगेटिव चार्ज Ze पूरे पे फैला हुआ है। 4/3 पाई आर क्यूब पे पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो यूनिट चार्ज इतना, तो यूनिट वॉल्यूम पे इतना चार्ज हो गया, यही हम लोग का रो हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, इतनी एरिया में कितना चार्ज है, इनटू जितना इसका वॉल्यूम है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैसे हुआ, क्या डैश? अच्छा, दोनों स्मॉल आर, इसको उन्होंने कैपिटल आर कर, ठीक है। ये वाली आर थी ना, तो यहाँ ये तो हम लोग ने वो निकाला है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाला है। अच्छा, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, जितनी जो जहाँ पे ये लाल रंग से हम लोगों ने स्केल बनाई। तो अब ये हम लोग को चार्ज मिल गया, कितना है, कितना है रो बराबर, नहीं रो नहीं, ये हम लोग का अब आगे रो इंटू वॉल्यूम वी डैश है, तो ये हम लोग का जो नया वाला चार्ज है, वो क्यू डैश बराबर कितना हो गया, Ze इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक, टोटल चार्ज कितना, ये तो नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज तो न्यूक्लियस में पूरी तरीके से मौजूद है, प्लस Z, तो कितना हो गया, Ze माइनस Ze आर क्यूब होल अपॉन आर क्यूब, ये टोटल चार्ज है। ठीक, गॉस लॉ कितना क्या बोलता है कि अब हम लोग को क्या चाहिए, ई डॉट स्क्वायर की एरिया कितनी होगी, 4 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया इतनी ही तो होगी, 4 पाई r स्क्वायर, बराबर टोटल चार्ज Ze माइनस Ze इस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब होल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई आ गया, 4 पाई r स्क्वायर इधर आ जाए, ये आपका यहाँ पे आ गया 4 पाई r स्क्वायर, ये ठीक है। अब थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कर लें, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक, ये
ये आर स्क्वायर यहीं पे रहने की जेड ई माइनस जेड ई कॉमन भी ले सकते हैं 1 - आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब होल अपॉन आर स्क्वायर। अब एग्जाम में जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आपके उस फॉर्म में आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आर स्क्वायर ऊपर ले आर क्यूब नीचे ले आए, वो तो डिपेंड करेगा स्टेज को लेकर अरेंजमेंट आपको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बॉक्स को समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग न्यूमेरिकल लगा दीजिए और वो जो दिक्कत हो आप लोग कल परसों में पूछ लीजिए। गुड।